हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बोर्ड क्लासेस। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों साइंस की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ में। दोस्तों इस सीरीज़ में हमने अब तक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जहाँ से हमारी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आपको कहूँगा एक बार उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा और उनका बेनिफिट लीजिएगा। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि क्लास 10th साइंस में जितने भी इम्पोर्टेंट डायग्राम्स है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो आपको बनाना आना चाहिए, उसके लिए मैं एक सिंपल शॉर्ट सेपरेट वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा। तो दोस्तों आज ये वही वीडियो लेक्चर है। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ क्लास 10th साइंस, यानी हमारी क्लास 10th की साइंस की बुक में ऐसे कौन कौन से डायग्राम्स हैं जो हमें या तो ड्रॉ करना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए, या हमें उनको पता होना चाहिए उनके बारे में जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज दोस्तों हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये कोशिश पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। दोस्तों वैसे तो केमिस्ट्री में आपको डायग्राम ड्रॉ करने का मौका ना के बराबर होता है या नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री के कुछ ऐसे डायग्राम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए या जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती है ना। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आपको डायग्राम आ जाए, उससे रिलेटेड इक्वेशंस आ जाए और उससे आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाए ना। जैसा लास्ट ईयर हुआ था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो वहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ था। तो हमको हर एक पॉइंट को, हर एक एस्पेक्ट को साथ में लेकर चलना है, किसी भी पॉइंट को हमको मिस नहीं करना है जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, तो दोस्तों केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में केमिकल रिएक्शंस ऑफ इक्वेशन हमारा जो टाइटल है चैप्टर नंबर 1 का। यहाँ हमको जो डायग्राम ध्यान में रखना है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जो शायद लास्ट ईयर आया था और आगे भी इसके संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की पूरे चांस हैं। इसलिए हमको इस डायग्राम को बड़े अच्छे से समझना है। जो आपको एक्टिविटी दी हुई है बुक में उसको बड़े अच्छे से आपको प्रिपेयर करके रखना है। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, तो आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। बात अगर हम चैप्टर नंबर 2 की करें फ्रेंड्स, जिसका टाइटल है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ अगर हम देखें तो कुछ डायग्राम्स बुक में दिए हुए हैं जो हमको बड़े अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, या वहाँ जो एक्टिविटीज़ हो रही है उनके बारे में हमको बड़े अच्छे से नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। अगर आपने बुक को ध्यान से पढ़ा होगा और केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है जहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और उसमें पॉप का साउंड जनरेट करते हैं। उसको चेक करते हैं कि कैसे जब हम एक मेटल की एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और उसको एश्योर करने के लिए हम वहाँ पर पास में जलती हुई कैंडल लेके जाते हैं और वहाँ पर पॉप का साउंड प्रोड्यूस होता है ना। तो इस पूरी एक्टिविटी को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, स्टडी करना है, और ये डायग्राम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और MCQ में क्वेश्चन बनने के चांसेस बने हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम बात करें pH स्केल, तो pH स्केल आप सभी को पता होना चाहिए, ड्रॉ करना भी आना चाहिए। आई थिंक बहुत सिंपल है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है ना। तो 0 से लेकर 14 तक ना, 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, उससे पहले जितने भी होंगे सारे एसिटिक, बाद में जो होगा वो बेस होगा। तो pH स्केल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमको इन दो डायग्राम्स को बड़े अच्छे से ध्यान देना है और यहाँ पर आपको इन एक्टिविटीज़ को बड़े ध्यान में रखते हुए स्टडी करना है। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो यहाँ पर जो हमको डायग्राम ध्यान रखना है वो है टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन ना। कैसे जो मेटल्स होते हैं
वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। या यहाँ पर एक टेस्ट दिया हुआ है, अगर आपने बुक में ध्यान से देखा होगा तो जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में किस तरह से हेल्पफुल होते हैं उसको एक प्रैक्टिकल के द्वारा शो किया गया है। तो हमको यहाँ से रिलेटेड जो डायग्राम्स है और जो एक्टिविटी है उसको अपना को इम्पोर्टेंट है, उसको बड़े अच्छे से आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ इस एक डायग्राम को आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें, जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से डायग्राम्स याद रखने हैं, तो देखिए पहला जो है वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, है ना, चाहे वो CH4 का हो, N2 का हो ना, H2 का हो, Cl2 का या O2 का। तो आपको इनके क्या बनाने आना चाहिए, आपको इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आने चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। सेकेंड अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस, जिसमें से आपको अगर शॉर्ट नोट्स आया ना और अगर वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ गया तो फिर आपको यहाँ इनके बारे में डिटेल लिखने के साथ साथ इनका डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ओके, तो आपको इन तीनों की कम से कम डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस, इनका आपको डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करना चाहिए, इनका आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। क्योंकि अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछ ली जाती है तो वहाँ फिर आपको इनके डिटेल्स के साथ साथ इनका डायग्राम देना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इनको बड़ा अच्छे से आपको ध्यान से प्रिपेयर करना। तो हमको यहाँ पर जो ध्यान देना है वो चेन, ब्रांच एंड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स की चेन जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, रिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ब्रांच जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनता है, ये आपको पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन्स के, और इनको आपको ड्रॉ करना ज़रूर आना चाहिए। तो ये हमारे अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में हमारी इंपॉर्टेंट जो जितने भी डायग्राम्स वगैरह थे जिनको हमको ध्यान में रखना है ना, यहाँ हमने वो डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना ही चाहिए, और हो सकता है इनमें से एक ना एक डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ जाए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बायोलॉजी को तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लेके चलिएगा, और यहाँ के जो डायग्राम्स है वो तो बड़े अच्छे से ड्रॉ करना सीख ही जाइएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेसेस, तो यहाँ सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, यहाँ पे आपको स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोज की जो पूरी मैकेनिज्म है वो पता होना चाहिए, और साथ में आपको स्टोमेटा का डायग्राम ड्रॉ करना आना ही चाहिए। सिमिलरली आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना आना चाहिए। पूरी जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें एक एक पार्ट को आपको अच्छे से, और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी डायग्राम ड्रॉ करें, डायग्राम ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा बनाइएगा कि वो पूरे पेज को कवर कर ले, और ना बहुत ज़्यादा छोटा बनाइएगा कि वहाँ आप चीज़ों को सही से लेबल भी ना कर पाए, शो भी ना कर पाए ना। जो डायग्राम आपका होना चाहिए वो मीडियम साइज़ का होना चाहिए और लेबल्ड होना चाहिए ना। जब भी आप इसकी लेबलिंग करें तो क्लियर वर्ड्स में कीजिएगा। आपकी राइटिंग अगर थोड़ी सही नहीं है ना तो आप पेंसिल का यूज़ कर लीजिएगा, बट डायग्राम ड्रॉ करने में आपको बहुत केयरफुल रहना है। और फिर मैं आपको कहूँगा कि आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेना है कि विद इन 3 मिनट्स, ये जो बायो के डिफरेंट जो डिफ़िकल्ट डायग्राम्स है, विद इन 3 मिनट्स आप इसको डायग्राम को ड्रॉ करके पूरा लेबल करके छोड़ देंगे ना। हमको बहुत ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करना है, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमको पूरा मैकेनिज्म पता होना चाहिए। हो सकता है वो आपको पूरा मैकेनिज्म ना पूछ के सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने को दे दे, तो इसलिए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। सेम अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा हार्ट। तो हार्ट का अगर हम देखा जाए तो सबसे डिफ़िकल्ट डायग्राम है ड्रॉ करने में ना। स्टोमेटा बहुत सिंपल है, डाइजेस्टिव सिस्टम को आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इजी है, लेकिन ह्यूमन हार्ट अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सो इसको ड्रॉ करना भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। दैट इज़ द रीज़न मैं आपको कहूँगा कि इसकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जब भी आप फ्री हो ड्रॉ करने की इसकी कोशिश कीजिएगा। फिर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को भी आपको
आपको डिफाइन करना तो आना ही चाहिए, लेकिन साथ में आपको उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना आना चाहिए कि कैसे हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। तो उसमें हार्ट, वहाँ से फिर किस तरह से आर्टरीज जाती है, वेन्स का कनेक्ट होना, तो वो आपको पूरा एक डायग्राम के थ्रू इसको डिफाइन करना आना चाहिए ना। अगर आप क्वेश्चंस में, स्पेशली बायोलॉजी में, अगर आप आंसर के साथ साथ डायग्राम देते हो तो आपके आंसर का वेटेज बढ़ जाता है, या आपके आंसर को और ज़्यादा बेटर बनाता है। और वहाँ जब भी आप डायग्राम बनाएंगे और आपने अगर एक अच्छा लेबल साफ सुथरा डायग्राम बनाया तो आपको दूसरों से ज़्यादा नंबर मिलने के चांस बने रहते हैं। ओके, फिर अगर हम बात करें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस डायग्राम को भी आपको प्रैक्टिस करना है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम जो अगर आप मेरी माने तो वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसकी बड़ी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है ना। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सक्रीटरी सिस्टम से ज़्यादा चांस है नेफ्रॉन के आने के। दैट इज़ द रीज़न आपको नेफ्रॉन को बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इसके डायग्राम को आपको बड़े अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 की, चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो चैप्टर नंबर 6 में से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें भी हमको कुछ डायग्राम्स याद रखने हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन ना, जो नर्व सेल होती है उसका आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, उसके डिफरेंट पार्ट्स की लेबलिंग आपको करना आना चाहिए। देन सेकेंड इज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क जो रिफ्लेक्स सेक्शन है ना, उसी से जुड़ा हुआ है, तो रिफ्लेक्स आर्क को भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, अनदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ओके, ह्यूमन ब्रेन को आपको ट्राई कीजिएगा ड्रॉ करने का, और आई होप आपने अब तक प्रैक्टिस की होगी इसकी। तो ह्यूमन ब्रेन को आपको ड्रॉ करना ज़रूर आना चाहिए। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो ह्यूमन में प्रेजेंट है, डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्पेशली जो किडनी पर प्रेजेंट है, एड्रिनलिन ग्लैंड और एक पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दो ग्लैंड्स आपको बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए, इनको आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। सिमिलरली अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7 में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो यहाँ हमको जो डायग्राम्स याद रखने हैं, ठीक। तो उसमें एक तो है हमारा बाइनरी फिजन, यहाँ आपको अमीबा में भी याद रखना है और लिशमेनिया में भी, है ना। अगर दोनों में से एक भी आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा कि कैसे अमीबा और लिशमेनिया में बाइनरी फिजन की प्रोसेस होती है। जब आप आंसर लिखेंगे और उसके नीचे उसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो आपका डायग्राम आपके आंसर के वेटेज को बढ़ाएगा और ज़्यादा चांसेस होंगे आपको मार्क्स मिलने के, ज़्यादा बेटर। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, जो प्लेनेरिया होता है उसमें रीजनरेशन कैसे होता है, सो उसका भी आपको डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। बडिंग इन हाइड्रा, ओके, हाइड्रा में बडिंग की जो एसेक्सुअल प्रोसेस होती है ना, उसको अगर आप डायग्राम के थ्रू अगर आप आंसर लिखेंगे, डायग्राम देंगे अगर आंसर में, तो आपका आंसर और ज़्यादा बेहतर होगा और आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। याद रखिएगा, बायोलॉजी की ताकत होती है उसके डायग्राम्स ना। जिस तरह केमिस्ट्री में आपको इक्वेशंस देना मस्ट है, फिजिक्स में आपको रे डायग्राम्स देना है, साथ ही उसकी जो कैलकुलेशन है वो देना है, उसी तरह बायोलॉजी में आपको डायग्राम देना मस्ट है। ओके, उसके बाद और अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास और जो डायग्राम है वो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, ये आपको आना ही चाहिए कि जो फ्लावर होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में या तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर या जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, इन दोनों में से एक ना एक आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। और बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक वैसे भी हमारे साइंस में इस साल कम है, तो इनके चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना। जूलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स तो आपको देखने को मिलते हैं ना, लेकिन बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक्स हमारी 10th में भी कम है, तो इसलिए अभी आपको क्या करना है, इनको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि यहाँ से चांस ज़्यादा बनते हैं आने के। ओके, और हर दूसरे साल आप देखोगे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर और जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, दोनों ही डायग्राम को बड़े अच्छे से तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। फिर उसके बाद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, तो इसको भी आपको ड्रॉ करना सीखना है और आपको आना चाहिए इनको डायग्राम ड्रॉ करना, और उसको जब आप आंसर लिखोगे तो उसमें आप अगर इनका नीचे डायग्राम दोगे तो आपके लिए और ज़्यादा बेटर होगा।
अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 में, तो चैप्टर नंबर 8 में हम सिर्फ और सिर्फ क्रॉस फर्टिलाइजेशन आना चाहिए, या मैं कहूँगा डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है आपको, सिर्फ वो टेबल ड्रॉ करना आना चाहिए कि कैसे जो मेंडल था है ना, मेंडल ने कैसे क्रॉस करवाए थे और उन क्रॉस का क्या रिजल्ट आता है, तो आपको टेबल ड्रॉ करना आना चाहिए। ओके, यहाँ कोई डायग्राम नहीं है, टेबल है कि अगर एक्स को और एक्स वाई से जब दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन होगा तो जो F1 जनरेशन होगी उसमें क्या होंगे, F2 जनरेशन जो होगी उनमें कैसे हमको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट जो बायो का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 अवर इन्वायरमेंट, तो यहाँ आपको फूड चेन और फूड वेब को बड़े अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। थ्योरी देने के साथ साथ आपको इनको लाइन डायग्राम्स भी देना इम्पोर्टेंट है, और याद रखिएगा आपको लाइन डायग्राम्स देने ही हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम फिजिक्स पर। फिजिक्स की अगर अपन बात करें ना, तो फिजिक्स में वैसे चांस जो है आपको न्यूमेरिकल या डेरिवेटिव्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है, जो हमारी थ्योरी को भी सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। जैसे अगर हम चैप्टर नंबर 9 की बात करें, ओके, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो इस चैप्टर में आपको जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन होता है उनके रे डायग्राम्स को बड़े अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर आपने ये रे डायग्राम्स याद रख लिए तो जो आपको इमेज फॉर्मेशन की टेबल्स दी हुई है वो आपको बड़े इजीली याद हो जाएगी, वरना आप टेबल्स को रटते रह जाओगे ना। आप ध्यान से देखिएगा, रे डायग्राम जो है आपको बुक में टेबल्स के नीचे ही दिए हुए हैं, तो आप टेबल को पढ़िए, रे डायग्राम को ध्यान से देखिए। रे डायग्राम को जब आप ध्यान से देखोगे, उनकी लोकेशन को बहुत ध्यान से देखोगे, तो आपको चीज़ें बहुत इजीली याद हो जाएगी ना। और हमको रटना नहीं है चीज़ों को, हमको चीज़ों को समझना है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके आपको रे डायग्राम्स तैयार करने। सिमिलरली कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है ये हमको देखना है ना। मिरर या लेंस दोनों में से एक पूछेगा, दोनों साथ कभी नहीं पूछे जाते, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग सेम होती है दोनों में, है ना। इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो सेम चीज़ें होती है, तो अगर आप एक को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो दूसरे में आपको एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ रे डायग्राम्स आपको याद करने और ट्राई कीजिएगा ड्रॉ करने की, क्योंकि अगर आपकी मैथ्स वीक है ना, और अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप डेरिवेशन नहीं दे पा रहे, तो वहाँ पर आपको जो थियोरिटिकल अगर क्वेश्चन होगा और उसमें अपने आंसर के साथ आपने रे डायग्राम बना दिया, तो वो रे डायग्राम आपको आंसर को और इम्पैक्टफुल बना देगा, जिससे जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना उसके माइंड में आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर बन जाएगा और आपको चांसेस है कि नंबर ज़्यादा दिए जाए, ठीक। तो आपको जो डायग्राम्स है उन पर बड़े अच्छे से वर्क करना है। फिर हम अगर बात करें चैप्टर नंबर 10, तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम हमारे लिए है वो है डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। हमको ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बड़े अच्छे से बनाना आना चाहिए ना। जो आई बॉल है, पूरे आई बॉल को बड़े अच्छे से ड्रॉ करना है, उसमें प्यूपिल, कॉर्निया, रेटिना, एक एक को बड़े अच्छे से लेबलिंग करनी है डायग्राम को, ओके। तो यहाँ हमारे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 में इनके अलावा और अगर हम देखें तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है हमारी आई के थ्रू, तो वो हमको आना चाहिए। मायोपिक आई एंड करेक्शन, मायोपिक आई में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिक आई जो होती है उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, और जब उसमें करेक्शन किया जाएगा तो फिर वो कैसे ठीक होगी। तो जब आप ये शॉर्ट नोट्स लिख रहे होंगे उनके नीचे अगर आप उनके डायग्राम्स देंगे ना छोटे से, तो आपका आंसर जो होगा और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन जाएगा। और हमको यही चीज़ करना है, यही चीज़ें आपको दूसरे स्टूडेंट से आगे ले जाएगी। यहीं पर जो आपके आधे आधे एक एक नंबर बढ़ेंगे ना, वो आपको दूसरों से आगे ले जाएंगे, और हमको यही करना है। एक स्मार्ट स्टूडेंट यही काम करता है, ओके। तो हमको क्या करना है, मायोपिक आई डायग्राम बनाना है, उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, और फिर जब करेक्शन करेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा थ्योरी के साथ जब आप दोनों के डायग्राम नीचे दोगे। सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिक आई में भी जब दोनों चीज़ें दोगे तो आपका आंसर का वेटेज बढ़ जाएगा। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म, इसके भी आपने देखा होगा एक एक्टिविटी दी हुई है आपको बुक में ना, कि प्रिज्म से जब वाइट लाइट को हम क्रॉस करवाते हैं तो कैसे वो डिफरेंट कलर जो 7 कलर हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए। फिर रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओके। तो रेनबो फॉर्मेशन को भी आप क्या कर सकते हो, डायग्राम के थ्रू इजीली समझा सकते हैं। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन,
इसका भी आपको एक शॉर्ट डायग्राम बनाना ज़रूर आना चाहिए। चैप्टर नंबर 11 की बात करें हम, इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना आना चाहिए, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पता होना चाहिए ना। बैटरी को कैसे आप डिनोट करोगे, कोई अगर इक्विपमेंट है तो उसको आप कैसे डिनोट करोगे, रेजिस्टेंस को कैसे आप डिनोट करोगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक सर्किट पे आपको वर्क करना है। नेक्स्ट, लाइन डायग्राम ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, जब आपने रेजिस्टर्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा रेजिस्टर्स को हम दो टाइप से अरेंज करते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये आपको लास्ट जो चैप्टर है आपका उसमें भी है ना, आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाले चैप्टर में, तो आपको वहाँ पर भी काम आएगा। तो आपको दोनों जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें रेजिस्टर्स को अरेंज करना आना चाहिए उसका। सो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हमारी क्लास 10th NCERT के, जिन पर हमको फोकस करना है, जो हमको ड्रॉ करना आना चाहिए, या इनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है वो हमको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जाना है। इसी के साथ आज हमारी ये साइंस की जो सीरीज़ थी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, वो यहीं पर एंड होती है। आई होप ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी, आपने इनका ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और ऐसे ही हमारे साथ आगे बने रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिएगा। आप सभी को आपकी आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए विश यू वेरी वेरी ऑल दी बेस्ट। फिर मिलेंगे बहुत जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।